गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कितने पार्ट्स करवाए थे कल? कार्बन ब्रश करवा दिया था ना। चलो उसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं मैं। कार्बन ब्रश के बारे में जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ब्रश के अंदर कैटेगरीज जो है, सबसे पहले तो अपने पास ब्रश का जो वर्किंग होती है, प्रिंसिपल जो मतलब क्यों यूज करते हैं अपने ब्रश को। ब्रश को यूज किया जाता है, कम्यूटेटर जो होता है इस टाइप से होता है कम्यूटेटर, ठीक है। एक होती है अपने पास स्प्लिट रिंग दिस टाइप, और एक होती है अपने पास स्लिप रिंग इस टाइप की। आगे बात समझ में, ये कम्यूटेटर जो होता है वो किसका बना होता है? स्प्लिट रिंग का। किसका बना होता है? स्प्लिट रिंग का। यानी ये जो आपको स्टड दिखाई दे रहे हैं, अगर छोटी मशीन है तो उनके अंदर वाइंडिंग कम होने के कारण स्टड की जो वाइंडिंग कम होती है उसके कारण जो है स्टड भी क्या लगे होते हैं? कम लगे होते हैं। जैसे खिलौने में मोटर आती है ना, छोटी डीसी मोटर, उसके अंदर ये लगी होती है स्प्लिट रिंग है, 4 स्प्लिट रिंग लगी होती है उसके अंदर, ठीक है। और अगर मान लो चालकों की संख्या ज्यादा है, टर्न्स की संख्या ज्यादा है, तो अपने पास लगने वाले स्टड भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से अगर बहुत सारी स्प्लिट रिंगों को जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? कम्यूटेटर बन जाता है। दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों ही अगर अपने इनको एसी देंगे तो अपने को आउटपुट में क्या देंगे? डीसी। और अगर अपने इनको इनपुट में एसी देंगे, डीसी देंगे तो अपने को क्या दे देंगे? ये एसी। मतलब ये है कि इनपुट में प्राप्त होने वाली धारा की फॉर्म को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। चाहे एसी दो चाहे डीसी दो, इन्होंने तो चेंज करना ही करना है। आगे बात समझ में, ये ठीक है। जैसे ये काम होता है किसके लिए? जनरेटर के लिए। एसी को किस में चेंज करना? डीसी में। और ये काम किसके लिए होता है? मोटर के लिए। बाहर से आप क्या लिख देते हो मोटर को? डीसी। और आर्मेचर में क्या जाती है? एसी। आर्मेचर तो एसी बनाता है ना अपने पास नॉर्मली, ठीक है। तो ये डीसी जनरेटर और एसी डीसी मोटर जो है उनके अंदर फंक्शन होता है कम्यूटेटर का। स्लिप रिंग रिलेटेड होती है सिर्फ किससे? एसी मशीन से। स्लिप रिंग किससे रिलेटेड होती है? एसी मशीन से। ये याद रखना आप लोग, ठीक है। एसी मशीन से, चाहे वो जनरेटर है, चाहे वो एसी जनरेटर है, या चाहे एसी मोटर है, इसका काम ये है कि बस कि रोटेटिंग पार्ट को बाहरी सर्किट से जोड़ना। क्योंकि आपको पता है रोटेटिंग पार्ट से जो आपको ईएमएफ मिलेगा, आपको सीधा तो जोड़ नहीं सकते उसको, क्योंकि राउंड लेगा तो वो तार क्या हो जाएगी? लपेट कर टूट जाएगी। बस वही काम होता है इसका। ये एज एक रोटेटिंग पार्ट को स्टेशनरी पार्ट से जोड़ने की कड़ी है, और इसका काम कुछ भी नहीं है। बस ना ये एसी को डीसी में चेंज करती है, ना डीसी को एसी में। जैसी इसको पीछे से सप्लाई मिलेगी वैसा ही आगे सप्लाई करेगी। एसी मिलेगी तो एसी, और डीसी मिलेगा तो डीसी। ये स्लिप रिंग होती है, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। स्लिप रिंग हिंदी में बोलते हैं इसको सर्पिवल्य। क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्पिवल्य। पूछा जाता है कि कम्यूटेटर एक भाग होता है, ऐसा भाग जो मशीन के स्टेशनरी पार्ट और मशीन के रोटेटिंग पार्ट को जोड़ता है। यानी ये भाग जो होता है ना मशीन के अंदर, ये स्टेशनरी और रोटेटिंग पार्ट को जोड़ता है। जोड़ता है नहीं जोड़ता है? क्योंकि रोटेटिंग पार्ट से ईएमएफ कलेक्ट करता है और स्टेशनरी पार्ट यानी सर्किट को ईएमएफ देता है। आई बात समझ में? ये ठीक है। वही चीज ये है, ये एसी मशीन के लिए है और ये दोनों किसके लिए है? डीसी मशीन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में जो कार्बन ब्रश थे उनका यूज कहाँ किया जाता है? कार्बन ब्रश जो होते हैं वो इस पर भी लगे होते हैं इस टाइप से, इस पर भी लगे होते हैं इस टाइप से, और स्लिप रिंग पर भी लगे होते हैं। आगे बात समझ में, ये कार्बन का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि सबसे ज्यादा जो ब्रशों की जो धातु है वो कौन सी होती है? कार्बन। 4 प्रकार के ब्रश यूज करते हैं अपने, कार्बन, ग्रेफाइट, मेटल ग्रेफाइट या फिर पीतल के ब्रश, ठीक है। 4 टाइप के ब्रश हैं। नोट्स में आपको एक सारणी मिल जाएगी, उसमें आपको देखो क्या क्या चीज दी जाएगी। नंबर ऑफ, सबसे पहले कार्बन ब्रशों की या ब्रशों की कैटेगरी 4 टाइप की जो मैंने बताई है। कैटेगरी के बाद में उनके द्वारा करंट कैरिंग कैपेसिटी, धारा वहन क्षमता, धारा वहन क्षमता। समझ में आ गई बात ये कि कितनी धारा वहन कर सकता है। जैसे मान लो आपको ये बोल दिया जाए कि एक जो आपके पास में ब्रश है वो
45 सेंटीमीटर का है, या 45 सेंटीमीटर पर स्क्वायर का है, इसका क्षेत्रफल है ये, ठीक है। तो बताओ अगर 1 सेमी पर स्क्वायर वो 10 एम्पियर धारा सहन कर सकता है, तो टोटल बुर्श कितनी धारा सहन कर लेगा? मल्टीप्लेक्शन ही करना है आपको, सीधा क्या करना है? मल्टीप्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया था मैंने आपको, कम्यूटेटर और ब्रश के बीच का जो प्रतिरोध है, ये वाला प्रतिरोध, इसको क्या बोलते हैं अपने? कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं, संपर्क प्रतिरोध। ये संपर्क प्रतिरोध कम हो, इसके लिए क्या किया जाता है? 2 बातें। एक तो बुर्शों का क्षेत्रफल क्या रखा जाता है? कम रखा जाता है। बुर्श का संपर्क प्रतिरोध कम करने के लिए, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कम करने के लिए, एक तो बुर्शों का जो क्षेत्रफल है वो क्या रखा जाएगा? कम रखा जाएगा, यानी बुर्श इस टाइप के रखे जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या किया जाएगा? बुर्श पर जो स्प्रिंग का दबाव है, बुर्श पर जो स्प्रिंग का दबाव है उसको ज्यादा रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? ज्यादा। कैसे ज्यादा कर सकते हो बुर्श पर दबाव को? बुर्श होल्डर देखा हुआ आपने सभी ने? बुर्श होल्डर के ऊपर एक टेंशन लीवर होता है, या प्रेशर लीवर बोलते हैं उसको। उस लीवर को आप टाइट करके ब्रश पर दबाव को क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। वरना छोटी यूनिवर्सल मोटरें जो आती हैं उनके अंदर लगा होता है एक स्प्रिंग, उसको आप टाइट करते जाओगे तो ब्रश का दबाव क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। उससे 2 फायदे हो जाएंगे, एक तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, दूसरा जब जनरेटर फुल स्पीड पर या मोटर फुल स्पीड पर घूमती है तो यहां पर स्पार्किंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? और स्पार्किंग किसके कारण होती है बताओ मेरे को? रेजिस्टेंस के कारण। किसके कारण होती है स्पार्किंग? रेजिस्टेंस के कारण। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो ब्रश ऐसे 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 कॉन्टैक्ट तोड़ता है बीच के अंदर, तो वहां क्या होती है? स्पार्किंग। जब आप दबाव बढ़ा दोगे तो स्पार्किंग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन दबाव जो है ब्रशों का वो अलग अलग ब्रश के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा। कार्बन ब्रश के लिए अलग है, ग्रेफाइट के लिए अलग है, मेटल ग्रेफाइट के लिए अलग है। उनकी टेबल आपको किस में मिल जाएगी? नोट्स के अंदर मिल जाएगी, वहां से आपको याद करना है। मंडे को आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे। क्लियर है चीज सभी को? ठीक है। एसी मशीन में सिंगल फेज एसी मोटर तक के नोट्स आपको मिल जाएंगे मंडे को। विल क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन भी हैं 150 पर जो टॉपिक है उसके 150 क्वेश्चन है। बाकी 150 क्वेश्चन मैंने दिए नहीं क्योंकि वो टेस्टों में देने, फिर सारे दे दूंगा, फिर टेस्टों में क्या दूंगा, वर्क लिए मैंने। ठीक है, इसलिए समझ में आया। कार्बन ब्रश जो है, कार्बन ब्रश जो है एक तरीके से देखा जाए तो मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। करंट को कलेक्ट करता है। कैटेगरीज 4 प्रकार की हैं। करंट कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। टेम्परेचर जो गुणांक है वो ऋणात्मक होना चाहिए। टेम्परेचर कोएफिशिएंट कैसे होना चाहिए? ऋणात्मक, एनटीसी होने चाहिए। दूसरी बात ये, उनका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। संपर्क प्रतिरोध को कम करने के लिए दबाव क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। कम से कम कितना दबाव हो उस वो टेबल में आपको मिल जाएगा। कम से कम करंट कैरिंग कैपेसिटी यानी धारा वहन क्षमता कितनी हो वो भी कहां पे मिल जाएगी आपको? उस नोट्स में मिल जाएगा। और फिर आपको मैंने बताया था 2/3 भाग घिस जाने पर क्या करना चाहिए? बदल देना चाहिए। या फिर 1/3 भाग रह जाने पर क्या करना चाहिए? बदल देना चाहिए। बदलते समय ये बात ध्यान रखी जानी है कि ब्रश जो है वो सेम ग्रेड के होने चाहिए। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। हैवी मशीनों में जो ब्रश यूज किए जाते हैं वो कार्बन के ब्रश नए यूज करके किसके यूज करते हैं? मेटल ग्रेफाइट के। हैवी मशीन मतलब जो बड़ी मशीनें होती है उनके अंदर कार्बन के ब्रश यूज न करके क्या होते हैं? मेटल ग्रेफाइट के। और ब्रशों का जो गुण है वो होना चाहिए अपघर्षित। कैसा होना चाहिए? अपघर्षित प्रकार का, यानी वो खुद घिसने चाहिए, ना कि कम्यूटेटर। अगर कम्यूटेटर घिसेगा तो उसको बदला नहीं जा सकता, जबकि ब्रशों को बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लिखो आप। ये बाकी चीज मैंने समझा दी आपको। नेक्स्ट पार्ट लिख दो आप। वो आगे अपने कम्यूटेशन में पढ़ देंगे कैसे बदलती है, अभी तो सिर्फ पार्ट से पढ़ने हैं, वो सब आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है। हाँ ठीक है, तो मान लिया मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। कहा है क्या मैंने कह दिया ठीक है बस। नहीं नहीं ठीक है बिल्कुल, लेकिन अभी भी मैं कंफर्म करूंगा तब ठीक करूंगा। तेरी तरफ से ठीक है ना? बस तो हाँ, कवर एंड कवर और एंड कवर भी 2 होते हैं। एक फ्रंट एंड कवर होता है। हाँ, एंड कवर एंड प्लेट के ऊपर लगता है। रुको मैं बताता हूँ। घर में पानी वाली मोटर है, जाके देखना उसको। उसके पीछे एक जाली सी खुलेगी पहले,
वो एंड कवर है, वो कवर है, फिर नट खुलेंगे ना फिर प्लेट बाहर आएगी। सुन, मैं सुन, अरे किताब को छोड़ दो, एक मिनट मेरी बात सुन, प्रैक्टिकली सुन। एंड कवर जो है उसके बाद क्या लगा होता है, पानी वाली मोटर में फैन होता है ना, फैन होता है ना। अब अगर एंड कवर को अपने बाहर निकाल दिया तो इसका मतलब रोटर बाहर आना चाहिए, सीधा नहीं आएगा ना रोटर, क्योंकि प्लेट तो भी बाकी है। 4 नट होते हैं, उनको खोल के फिर वो कवर साथ में आएगा और साथ में रोटर बाहर आ जाएगा। वो दोनों तरफ होते हैं कवर। तू घर पे जाके ये स्टडी करना पहले, प्रैक्टिकली मत, थ्योरेटिकली मत सोच। अभी भी तू बुक भी अरियंत वाली उठा के लाइए। ठीक है। चल इसको तो कंफ्यूजन में डाल दे एक बार, ठीक है, मैं कंफर्म करूंगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली तो देखो, मैं आज कितने टाइम हो गया मेरे को, 6-7 साल हो गए मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। उस प्रैक्टिकल में मैंने 7 HP तक का डीसी जनरेटर खोला है पूरा कंप्लीटली। यहाँ तो हम तुम्हें ऐसे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, कॉलेज में तो पूरा जनरेटर खोल के रख देते हैं। तो उसमें सारी कम्यूटेटर, राइजर, हालांकि डमी कॉइल नहीं होती, लेकिन वो होते सारे एंड प्लेट की तरफ ही है। अभी इसने बुक वाले ने पता नहीं कैसे बोल दिया फ्रंट एंड की तरफ। दूसरी बात, ये फ्रंट एंड की तरफ अपने ले कैसे सकते हैं, मुझे ये बताओ। आपका लोड कहां पर होता है, फ्रंट की तरफ होता है ना। लोड फ्रंट की तरफ हो गया और सप्लाई भी अपने फ्रंट की तरफ ही देंगे। मोटर को सोच तू, मोटर का लोड किस तरफ होता है, ये मोटर है, ये शाफ्ट है मोटर की, यहां लोड देते हैं ना अपने, तो सप्लाई उसको यहां थोड़ा देते हैं अपने कोई। कम्यूटेटर तो यहां होना चाहिए ना, फिर इस हिसाब से तो बुर्स दिखने चाहिए अपने में यहां, जबकि बुर्स अपने को कहां दिखते हैं, यहां दिखते हैं। प्रैक्टिकली दिखते हैं नहीं दिखते हैं बुर्स अपने को। कल मैं लेके आऊंगा जनरेटर, ठीक है, फिर देखना तू, पक्का लेके आऊंगा जनरेटर। चलो, कल संडे नहीं है, कल संडे है, अच्छा, हे भगवान। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है इसकी है कि तुम तो सारे हो बेवकूफ, किसी ने नहीं बताया कि सर, हमने भी कंफर्म किया। ये जाके तो एक कम से कम इसको अपना कंफ्यूजन क्लियर करना है। कभी एग्जाम में आया था पर्सन, हो सकता है, देखो मेरी बोलने में भी हाँ, मेरे बोलने में भी फर्क हो सकता है। फर्क मैं बता देता हूं ना कैसे। ये एक बुक वाला इस तरीके से भी बोल सकता है कि अपने मशीन का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना, उसको रोटेटिंग पार्ट के हिसाब से प्राइमरी मानते हैं, क्योंकि उसका घूर्णन दिशा देखने के लिए अपने उसको प्राइमरी पार्ट मानते हैं। ये इस तरीके से बोल सकता है। वरना अगर रियली अपने देखें तो कम्यूटेटर पीछे की तरफ होता है। अब फ्रंट और रियर एंड की बात नहीं करता, दो बातें भी होती है, एक होता है इन फ्रंट और एक होता है फेस, अलग अलग बातें होती है। इन फ्रंट का मतलब होता है, इन फ्रंट का मतलब क्या होता है, चलो छोड़ो, इंग्लिश के वर्ड होते हैं ना थोड़े से अलग अजीब होते हैं। इन फ्रंट और सामने, फेस टू फेस, इन फ्रंट नहीं, मत जाना तू, मैं जाऊंगा आज। तो ऐसे करना, फिर मारे वाले कॉलेज में आना, लक्ष्य आईडी में, मेरे को क्या पता तू क्या देख के आएगी। चलो जाना तू, और जरूर देखना सदाम सर हैं, हाँ बिल्कुल, मेरा बोल देना उनको, लेकिन तू देखना आगे, है ना, और मेरे को फोन कर लेना वहीं पे, उनके पास नंबर भी है मेरा। चलो, ब्रश लिख लिया आप लोगों ने, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप। ब्रश के बाद लिखो, ब्रश होल्डर पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, ब्रश होल्डर में से क्वेश्चन नहीं आते आज तक। ब्रश होल्डर मैं बता देता हूं आपको, इस प्रकार से एक होल्डर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर यहां पर टेंसर लीवर लगा होता है, इस प्रकार से समझ लो। पहले ये लीवर लगा होता है, इस लीवर पे क्या होता है, एक इस प्रकार से एडजस्टिंग स्क्रू होता है, उसको आप प्रेस करोगे ना तो ये दबाव क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और ब्रश का तनाव जो है वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटर पर अधिक हो जाता है। ये ब्रश होल्डर होते हैं, पीतल के बने होते हैं ज्यादातर ये, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप, क्या था पार्ट अपने पास में स्टेशनरी के अंदर, रोकर आर्म हो गई थी, कार्बन ब्रश हो गया था, उसके बाद आप लिखो पिगटेल। पिगटेल इसे तांबे के तारों को आर्मर्ड करके, इसे तांबे के तारों को
आर्मर्ड करके बनाया जाता है। इसे तांबे के तारों को आर्मर्ड करके बनाया जाता है। तांबे के तारों को आर्मर्ड करके बनाया जाता है। आर्मर्ड समझते हो? ऐंठ कर, हिंदी में बोलते हैं ऐंठ कर। जैसे लड़कियां चोटी ऐंठती है ना, वैसे ये तारे ना ऐंठे होते हैं। इसका मतलब बताऊं क्या होता है? इसको आप कैसे मोड़ लो, कैसे मोड़ लो, टूटेगा नहीं। अगर सिंपल एक तरीके से अपने टाइट कर देंगे तो आपको पता है कि बार बार लोड के साथ जोड़ना तोड़ना रहता ही है, तो ये पिगटेल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए इसको आर्मर्ड करके बनाया जाता है ताकि किसी भी दिशा में आप इसको इजीली क्या कर सको, फ्लेक्सिबल कर सको, फ्लेक्स कर सको, मोड़ सको। इसलिए इसको आर्मर्ड बनाया जाता है। नेक्स्ट लिखो, इसका कार्य होता है ब्रशों को लोड के साथ जोड़ना। इसका कार्य होता है ब्रशों को लोड के साथ जोड़ना। ब्रशों को लोड के साथ जोड़ना। नेक्स्ट पार्ट क्या है अपने पास में? एंड कवर। एंड कवर लिखते जाओ फटाफट। एंड कवर में लिखो, यह एंड कवर, हाँ, यह है माइल्ड स्टील की चद्दर, माइल्ड स्टील की चद्दर का बना होता है। यह है माइल्ड स्टील की चद्दर का बना होता है। जिसे एंड प्लेट पर स्थापित किया जाता है। जिसे एंड प्लेट पर स्थापित किया जाता है। आई बोर्ड लिखवा दिया था। हो गए स्टेटिंग पार्ट सारे कंप्लीट? कोई रहा है तो बताओ मेरे को। कुछ एक चीजें और बता देता हूं मैं आपको जो मैंने नहीं लिखवाई थी। टर्मिनल बॉक्स और डाटा प्लेट। टर्मिनल बॉक्स का मतलब समझते हो सारे? जिसमें मशीन के टर्मिनल अपने को बाहर मिले होते हैं। सीरीज मोटर के लिए टर्मिनल कितने होंगे? 4। शंट के लिए भी कितने होंगे? 4। सीरीज के लिए भी 4 होंगे, शंट के लिए भी 4 होंगे, और कंपाउंड के लिए कितने होंगे? 6 टर्मिनल होंगे। ये ध्यान रखना है अपने को। सीरीज मोटर में 2 वाइंडिंग होती है, सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। शंट मोटर में भी 2 वाइंडिंग होती है, आर्मेचर और शंट वाइंडिंग। लेकिन कंपाउंड में 3 वाइंडिंग होती है, सीरीज, शंट और आर्मेचर। इसलिए इसके 6 सिरे, इसके 2 सिरे और इसके भी 2 सिरे। आगे बात समझ में? ये सिरे बाहर अपने को किस में मिलेंगे? टर्मिनल बॉक्स के अंदर। डाटा प्लेट, ये डाटा प्लेट बताती है अपने को सबसे पहले कंपनी का नाम, कौन सी कंपनी से मशीन जनरेटेड है, बनाई हुई है, फिर उस मशीन की स्पेसिफिकेशन क्या है, किस सप्लाई पर चल रही है, रोटेशन कितने हैं। रोटेशन मतलब समझते हो? गति उसकी कितनी है मोटर की, और जनरेटर है तो कितने किलोवाट का है। ठीक है। उसके बाद में रेटेड करंट कितनी है, कितने करंट लेगा फुल लोड पर, वो समझ में आ गई बात? ये करंट समझते हो ना? 15 एम्पियर पर चलेगा या 10 एम्पियर पर चलेगा, ये कितने एम्पियर धारा दे सकता है मैक्सिमम, वो डाटा प्लेट होती है अपने पास, जिस पर मशीन की पूरी विशेषता लिखी होती है, उसकी लोड वहन क्षमता लिखी होती है, उसके आरपीएम लिखे होते हैं, वो डाटा प्लेट होती है। ये लगी होती है मशीन के ऊपर। ठीक है। और ये लगी होती है रिविट के द्वारा। किसके द्वारा? रिविट। रिविट समझते हो ना आप लोग? रिविट के द्वारा लगाई जाती है ये। और ये टर्मिनल बॉक्स होते हैं। ये 2 भाग थे जो मैंने नहीं लिखा है। आगे देखो, रोटेटिंग पार्ट, गतिशील भाग। रोटेटिंग पार्ट, गतिशील भाग। डीसी मशीन में वे भाग, डीसी मशीन में वे भाग जो गति करते हैं, वे भाग जो गति करते हैं। उसमें पहला भाग लिखो आर्मेचर। आर्मेचर
आर्मेचर भाग कैसे हो गया? आर्मेचर भाग लिखो इसमें लिखो, यह चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करते हुए, यह चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करते हुए ईएमएफ उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करते हुए ईएमएफ उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करते हुए ईएमएफ उत्पन्न करता है। नेक्स्ट लिखो, इसे एंड प्लेट्स पर बियरिंग की सहायता से, एंड प्लेट्स पर बियरिंग की सहायता से घर्षण रहित, बियरिंग की सहायता से घर्षण रहित घूर्णन प्रदान किया जाता है। घर्षण रहित घूर्णन प्रदान किया जाता है। कितने टाइप के होते हैं आर्मेचर? दो टाइप के होते हैं। एक होता है सैलिएंट पोल और एक होता है सिलेंड्रिकल। दो प्रकार के आर्मेचर होते हैं। सीधी सी बात है, रोटर दो प्रकार के होते हैं। उन पर वाइंडिंग आप कौन सी कर सकते हो? आर्मेचर वाइंडिंग। सैलिएंट टाइप के जो होते हैं उनकी जो अपने व्यास बोलते हैं इस टाइप से, ये सैलिएंट टाइप अपने पास, इनका व्यास क्या होता है? ज्यादा, और लंबाई क्या होती है? कम। सिलेंड्रिकल टाइप जो होते हैं उनकी लंबाई अपने पास में क्या होती है? इस प्रकार से ज्यादा, और व्यास अपने पास में क्या होता है? इस प्रकार से कम होता है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। सैलिएंट पोल जो आर्मेचर है या सैलिएंट पोल रोटर जो है वो वैसे स्थान पर यूज किया जाएगा जहां पर स्पीड क्या रखनी है? अपने को कम रखनी है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर स्पीड कम है तो उन पर टर्न्स क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए, तभी बराबर ईएमएफ बनेगा अपने को। ठीक है। और सिलेंड्रिकल रोटर्स वहां यूज किए जाते हैं जहां पर स्पीड क्या है? ज्यादा है। यानी सिंपल सी बात ये कह सकता हूं मैं कि निम्न गति पर उच्च वोल्टता उत्पादन के लिए सैलिएंट पोल और उच्च गति पर उच्च वोल्टता उत्पादन के लिए सिलेंड्रिकल पोल। टर्बो अल्टरनेटर्स में कौन लगे होते हैं? सिलेंड्रिकल, क्योंकि वो हाई स्पीड पर चलते हैं। ठीक है। और नॉर्मल जो चलते हैं 100 से 1000 आरपीएम के अंदर, वहां पर कौन लगे होते हैं अपने पास में? सैलिएंट पोल लगे होते हैं। 3000 आरपीएम के तक कौन होते हैं? ये होते हैं 3000 आरपीएम के लिए ये यूज होता है टर्बो अल्टरनेटर्स या टर्बो जनरेटर जो होते हैं उनके अंदर। ठीक है। सबसे पहले लिखो सैलिएंट पोल रोटर, सैलिएंट पोल रोटर। समूनत ध्रुव बोलते हैं हिंदी में इसको, समूनत ध्रुव। लिखो, इस रोटर का व्यास अधिक, इस रोटर का व्यास अधिक व, इस रोटर का व्यास अधिक व अक्षीय लंबाई, अक्षीय लंबाई कम होती है। व्यास अधिक व अक्षीय लंबाई कम होती है। अक्षीय लंबाई समझते हो? ये देखो, ये आपके सामने मान लो एक रोटर है, ये इसकी क्या है? अक्षीय लंबाई है, और ये इसका क्या है? व्यास है। अगर मान लो अक्षीय लंबाई ज्यादा है और व्यास कम है तो कौन सा रोटर हो जाएगा? सिलेंड्रिकल। इसको बोलते हैं बेलन आकार। क्या बोलते हैं? बेलन आकार रोटर। और अगर मान लो रोटर ऐसा है जिसकी अक्षीय लंबाई क्या है? कम है, और व्यास क्या है? ज्यादा। जैसे इसको ऐसे मान लो, अब ये आपके सामने इस प्रकार से है। ठीक है। तो अक्षीय लंबाई क्या हो गई? कम हो गई, और व्यास क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है। ज्यादा व्यास है तो परिधि भी क्या है? ज्यादा है। सिंपल सी बात है ना। परिधि ज्यादा है तो परिधि का मतलब होता है सरकमफ्रेस। क्या होता है? सरकमफ्रेस, यानी कि बाहरी एरिया। तो खांचे भी क्या बना सकते हो आप इस पर? ज्यादा। और खांचे ज्यादा बना सकते हो तो वाइंडिंग भी क्या कर सकते हो? ज्यादा। लेकिन इस रोटर पर क्या खांचे ज्यादा बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते। खांचे कम तो वाइंडिंग भी क्या होगी? कम। अब कम वाइंडिंग है तो ज्यादा वोल्टेज उत्पादन के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पीड चलाना पड़ेगा ना इसको। क्योंकि देखो दो चीजें हैं, ईएमएफ उत्पादन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो या फिर क्या बढ़ा दो? गति बढ़ा दो। नंबर ऑफ टर्न्स या फिर गति। यानी कि अपनों ने पढ़ा था E बराबर NdΦ/dt। या तो नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाओ या फिर फ्लक्स परिवर्तन की दर को बढ़ाओ। इसमें अपने किसको बढ़ा रहे हैं? नंबर ऑफ टर्न्स को।
क्योंकि गति तो कम है इसकी, और इसमें अपने किसको बढ़ा रहे हैं, स्पीड को, तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए, कम हो गए। आगे बात समझ में ये, ठीक है। तो नेक्स्ट उसमें लिखो समुन्नत ध्रुव के अंदर पहला पॉइंट लिख दिया आपने। नेक्स्ट लिखो इसकी परिधि पर अधिक खांचे होने के कारण, इसकी परिधि पर अधिक खांचे होने के कारण परिधि पर अधिक खांचे होने के कारण इन्हें या इन पर अधिक चालक स्थापित किए जा सकते हैं, इन पर अधिक चालक स्थापित किए जा सकते हैं। फिर लिखोगे इनका उपयोग निम्न गति पर उच्च वोल्टता उत्पादन, इनका उपयोग निम्न गति पर उच्च वोल्टता उत्पादन, निम्न गति पर उच्च वोल्टता उत्पादन हेतु किया जाता है। इनका उपयोग निम्न गति पर उच्च वोल्टता उत्पादन हेतु किया जाता है। रुको, देखो अपने कितनी जनरेट करते हैं, स्टीम का नाम सुना हुआ है, स्टीम टरबाइन किस में लगी होती है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में कौन से रोटर लगे होते हैं, बेलनाकार लगे होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टीम की प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये कितने आरपीएम पे घूम सकता है, 3000 आरपीएम पर घूम सकता है ये, ठीक है। क्योंकि दबाव काफी होता है, 3000 आरपीएम की स्पीड आराम से ले पाते हैं अपने इससे, ठीक है। जब 3000 आरपीएम पर घूमने के लिए सक्षम है तो अपने क्यों ऊंचा जनरेटर बनाए, इससे उससे जनरेटर क्या हो जाएगा, जनरेटर का ऊपरी हिस्सा बढ़ जाएगा, बहुत ऊंचा चला जाएगा जनरेटर, समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, सिलेंडरिकल। दूसरी बात ये भी होती है कि ये जनरेटर, ये रोटर जो होता है ना, इसको कूलिंग देना आसान होता है, इसकी बनावट थोड़ी सरल होती है, ठीक है। कम वाइंडिंग होने के कारण हल्का भी हो जाता है ये रोटर, आगे बात समझ में, इसलिए इसका यूज अपने हैवी स्पीड के लिए करते हैं। अब ये जो रोटर है ये ऊंचाई में क्या आ जाएगा, ज्यादा, व्यास में क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब इसको वहां यूज कर सकते हैं जहां स्पीड नहीं मिल सकती अपने को, जैसे वाइंड एनर्जी पावर प्लांट। वाइंड एनर्जी मतलब पवन चक्कियां होती है ना, जो पवन चक्कियों में अपने को 3000 आरपीएम तो स्पीड मिल नहीं सकती, मिल सकती है क्या, क्योंकि वो तो हवा से चलनी है, तो वहां पर स्पीड क्या मिलती है अपने को, कम, लेकिन जनरेट उससे भी कितनी करनी होती है अपने को, 11 केवी। तो फिर क्या करें, तो फिर साइलेंट पोल लगाएंगे अपने, रोटर पे चालक क्या रखेंगे, ज्यादा, और स्पीड क्या हो जाएगी, कम। थोड़ी स्पीड कम होती है, कुछ गवर्नर लगा देते हैं उसके अंदर, गवर्नर मतलब गियर बॉक्स लगा देते हैं, तो वो गियर बॉक्स कम स्पीड को किस में चेंज कर देता है, थोड़ी स्पीड बढ़ा देता है, बड़ी गरारी लगा देते हैं, गियर बॉक्स के अंदर गरारियां लगी होती हैं, एक्सेल लगे होते हैं, वो बड़े एक्सेल लगा देते हैं, तो स्पीड क्या मिल जाती है, ज्यादा। हाँ, ज्यादा चालकों की वजह से, ये दिखा है ना मैंने, देखो ईएमएफ निर्भर करता है चालकों की संख्या पर और फ्लक्स परिवर्तन की दर पर। इसमें अपनों ने किसको बढ़ाया है, फ्लक्स परिवर्तन की दर को, तो चालक क्या है, कम है। तो इसमें अपनों ने क्या कर दिया, चालकों को बढ़ा दिया, तो दर अपनी स्पीड क्या है, कम है। दोनों में बात एक ही, ठीक है। दोनों उत्पन्न 11 के भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज एक में बढ़ाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सैलिएंट पोल में लिखना है, इन रोटरों का उपयोग 300 से 1000 आरपीएम की गति के लिए, 300 से 1000 आरपीएम की गति के लिए किया जाता है, 300 से 1000 आरपीएम की गति के लिए किया जाता है। फिर दूसरा लिखो सिलेंड्रिकल रोटर या बेलन आकार रोटर, सिलेंड्रिकल रोटर या बेलन आकार रोटर, रोटर भी बोल सकते हैं इसको। आर्मेचर तो वो है जो ईएमएफ बनेगा, रोटर पर अगर आर्मेचर वाइंडिंग कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आर्मेचर। लिखो इसमें, इसका व्यास कम व अक्षीय लंबाई, इसका व्यास कम व अक्षीय लंबाई
अधिक होती है। इसका व्यास कम व अक्षीय लंबाई अधिक होती है। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो बाद में बात करना, मैं क्लास में हूं अभी। क्या लिखा है मैंने? अक्षीय लंबाई अधिक होती है। नेक्स्ट लिखो, इन रोटरों का व्यास कम होने के कारण इन पर खांचे अधिक नहीं बनाए जा सकते। खांचे अधिक नहीं बनाए जा सकते, जिसके कारण चालकों की संख्या कम होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें चालकों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें उच्च गति पर ब्रैकेट में लिख देना 3000 आरपीएम, उच्च गति पर ब्रैकेट में लिख देना 3000 आरपीएम, उच्च गति पर उच्च वोल्टता उत्पादन हेतु, उच्च गति पर उच्च वोल्टता उत्पादन हेतु उपयोग किया जाता है। आर्मेचर के भाग क्या क्या होते हैं देखो, आर्मेचर का पहला भाग होता है आर्मेचर कोर। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की। पट्टियों की मोटाई कितनी होती है? 0.35 से 0.50 mm, ठीक है। उसके बाद में दूसरा भाग होता है अपने पास में इसका आर्मेचर वाइंडिंग्स। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की। पहली कौन सी होती है? लैप, और दूसरी कौन सी होती है? वेव। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग क्यों कहते हैं इसको? आर्मेचर वाइंडिंग वो होगी जो चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करते हुए ईएमएफ का उत्पादन करती है, और वही भाग क्या होगा? आर्मेचर होगा। आर्मेचर से क्या समझते हो आप? आर्मेचर का मतलब वो पार्ट जो मैग्नेटिक फील्ड में गति करते हुए क्या उत्पादन करे? ईएमएफ का उत्पादन करे, चाहे वो एसी है चाहे वो डीसी है। एसी में भी तो, अल्टरनेटर में भी तो होता है आर्मेचर, होता है नहीं होता? सिंक्रोनस मोटर में भी होता है आर्मेचर, है या नहीं है? ठीक है, तो आर्मेचर वो है जो चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए क्या करे? ईएमएफ का उत्पादन करते हैं। वास्तव में ईएमएफ का उत्पादन कौन करता है? आर्मेचर कोर या आर्मेचर वाइंडिंग? आर्मेचर वाइंडिंग। लेकिन स्थापित किस पर करते हैं इसको? आर्मेचर कोर के ऊपर। आर्मेचर कोर पे क्या बने होते हैं? इस पर बने होते हैं खांचे। क्या बने होते हैं? खांचे, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं स्लोट। क्या बोलते हैं? स्लोट। स्लोट्स के 2 भाग होते हैं, एक स्लोट होता है और एक टीथ होता है। एक स्लोट और एक टीथ। स्लोट्स जो होते हैं वो इस प्रकार से बनते हैं किसी भी मशीन के ऊपर, आप देख सकते हो, देखे हुए सभी के, ठीक है। ये स्लोट्स हैं अपने पास। ये जो है इसको बोला जाता है टीथ। क्या बोला जाता है? टीथ। और ये जो भाग है इसको बोला जाता है स्लोट। ये होता है खांचा और ये होते हैं दांते। आगे बात समझ में ये, ठीक है। खांचा जो होते हैं या जो स्लोट्स अपने पास होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहले खांचे और दूसरे खांचे एक जैसे ही होते हैं। इनको बोल सकते हैं आपने पूर्ण खुले खांचे। क्या बोल सकते हैं? पूर्ण खुले खांचे। यानी कि सारे ही क्या है? खुले हुए हैं, ठीक है। बाहर से जैसे ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है? पूर्ण खुले खांचे। क्या मशीन में ऐसे खांचे लगा सकते हैं क्या अपने? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? उसका रीजन देखो। अगर ऐसे खांचे आपने लगा दिए तो आप वाइंडिंग करोगे इस प्रकार से, ऐसे करोगे या नहीं करोगे? तो जब मशीन हैवी स्पीड पर चलेगी तो वाइंडिंग क्या आ जाएगी? बाहर, क्योंकि वाइंडिंग को सपोर्ट देने के लिए कुछ है ही नहीं। है क्या सपोर्ट देने के लिए? कुछ नहीं है या नहीं है? आप लोग ट्रेन की छत पर क्यों नहीं बैठते? क्यों नहीं बैठते? क्योंकि सपोर्ट नहीं है वहां पर पकड़ने के लिए कुछ भी। और बस की छत पर आराम से बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि उस पर क्या है? पकड़ने के लिए सपोर्ट है। समझ में आ गई बात? ये तो जो अपने पास में पूर्ण खुले खांचे होते हैं उनका यूज जो होता है किसी भी मशीन में नहीं किया जाता। रीजन ये होता है कि उन पर जो चालक स्थापित किए जाते हैं उनको आधार प्रदान किया जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। तो हाई स्पीड पर जो वाइंडिंग है वो क्या आ जाएगी? बाहर निकल जाएगी।
दूसरे टाइप के जो खांचे होते हैं उनको बोलते हैं अर्ध खुले। क्या बोलते हैं? अर्ध खुले। और तीसरे टाइप के खांचे होते हैं उनको बोलते हैं अर्ध बंद। बात तो एक ही होगी ना, अर्ध आधे खुले और आधे बंद, बात एक ही है ये। हाँ तो मैं इनको एक ही बता रहा हूं, मतलब मैं कह रहा हूं आधे खुले बोल दे चाहे वो आपको, और चाहे वो आधे बंद बोल दे, वो खांचा एक ही है, ध्यान रखना। अर्ध खुले या अर्ध बंद खांचे एक जैसे ही होते हैं। ये बनने में कैसे होते हैं दिखने में? इस खांचे का टाइप इस टाइप से होगा, देखो ऐसे देखना, इस प्रकार से, ऐसे देखा हुआ आपने सभी ने ये, ठीक है। मशीनों के अंदर इस प्रकार से ये खांचे बने होते हैं ऐसे। तो उससे फायदा क्या हो गया, पता चल गया होगा आपको। अब जो आपकी वाइंडिंग है वो यहां पर होगी, और वाइंडिंग को आधार प्रदान करने के लिए ये इस प्रकार से खांचे को क्या करते हैं, आधा बंद करते हैं। मशीनों में सबसे ज्यादा कौन से यूज करते हैं, अर्ध खुले या अर्ध बंद खांचे, बात एक ही है, याद रखना इस चीज को। अर्ध बंद या अर्ध खुले खांचे मशीनों में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। उसके बाद में इस हिस्से को बंद भी कर दिया जाता है, या तो जो वुडन चिप होती है उसके द्वारा बंद कर दिया जाता है, या फिर लेदराइड पेपर जो होता है या एम्पायर क्लॉथ जो होता है उसका यूज करके इसको क्या करते हैं, बंद कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात? ये तीसरे जो खांचे होते हैं वो कौन से होते हैं, पूर्ण बंद खांचे। कौन से होते हैं, पूर्ण बंद। और पूर्ण बंद खांचे जो होते हैं उनके अंदर वाइंडिंग करना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि इनमें फिर वाइंडिंग करने का मतलब सुई की तरह धागे वाले सिस्टम है, एक तरह लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इन खांचों में तो अपने क्या करते हैं, सीधे 400 टन गिने और खांचे में लगा दी वाइंडिंग, 400 टन गिने और लगा दी वाइंडिंग, ठीक है, क्योंकि लगाने के लिए जगह है। इसमें एक एक वाइंडिंग स्थापित करनी पड़ेगी, फिर आपको एक एक तार को निकालना पड़ेगा इस प्रकार से। समझ में आ गई बात? ये 3 प्रकार के स्लॉट्स बने होते हैं, किस पर, आर्मेचर पर, ठीक है। और इन स्लॉट्स में कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो आर्मेचर कोर के बारे में। ये पूर्ण खुले खांचे हैं, यहाँ पूरे खुले पड़े हैं, देखो यहां से यहां तक कोई स्पॉट नहीं है। और इनमें देखो आधे खुले हैं और आधे क्या है, बंद है। कि हाँ बिल्कुल मार्ग नहीं मिलता है, यहां से लीकेज ज्यादा होता है। लिखो इसमें देखो आर्मेचर वो भाग है जो रोटर भी है और ईएमएफ भी उत्पन्न करता है, और रोटर वो भाग है सिर्फ रोटेशन करता है बस खाली। मशीनों में जो मोटर के लिए जो अपने यूज करते हैं ना, जैसे एसी मोटर है उसमें अपने क्या करते हैं, अपने मोटर यूज करते हैं, बस वो सीधा रोटर है अपने पास में है, वो एक प्रकार से आर्मेचर। डीसी मशीन का जो भाग होता है ना, रोटेटिंग पार्ट जो ईएमएफ बनाता है, उसको अपने आर्मेचर बोल देते हैं। बाकी आर्मेचर का कोई पर्सनल परिभाषा नहीं है कोई उसकी, बस ये है कि आर्मेचर वो भाग है जो ईएमएफ बनाता है बस खाली, ये अपने कह सकते हैं। वो अल्टरनेटर में भी आर्मेचर आएगा, स्थिर आर्मेचर प्रकार और घूर्णन आर्मेचर प्रकार के आएंगे अल्टरनेटर आगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। लिखो पहले आर्मेचर कोर। इसे सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनाया जाता है। इसे सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनाया जाता है, जिस पर बाहरी खांचे कटे होते हैं, जिस पर बाहरी खांचे कटे होते हैं, जिस पर बाहरी खांचे कटे होते हैं। जिस पर बाहरी खांचे कटे होते हैं। फिर नेक्स्ट लिख दो, पहला खांचा लिख दो पूर्ण खुले खांचे, ओपन स्लॉट, पूर्ण खुले खांचे। और लिखो इनमें, इन खांचों का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि इनमें स्थापित किए जाने वाले चालक को किसी प्रकार का आधार प्रदान नहीं होता, किसी प्रकार का आधार प्रदान नहीं होता। फिर नेक्स्ट, पूर्ण खुले खांचों में वायु अंतराल अधिक होने के कारण
वायु अंतराल अधिक होने के कारण फ्लक्स का लीकेज भी अधिक होता है। लीकेज मतलब हानि। फिर लिखो पूर्ण बंद खांचे, फ्लक्स का लीकेज भी अधिक होता है। नेक्स्ट लिखो पूर्ण बंद खांचे, 2 नंबर पूर्ण बंद खांचे, क्लोज स्लॉट। देखो इसमें इस प्रकार के खांचों में फ्लक्स लीकेज बहुत कम होता है, परंतु वाइंडिंग स्थापित करना कठिन होता है। फिर तीसरा लिख दो अर्ध खुले खांचे। अब अर्ध खुले अर्ध बंद एक ही बात होती है, ध्यान रखना। दोनों नहीं लिखवा रहा, एक ही लिखवा रहा हूं। लिख दो सर्वाधिक उपयोग इन्हीं खांचों का किया जाता है। बस, बाकी क्यों किया जाता है वो पता है आपको। सर्वाधिक उपयोग इन्हीं खांचों का किया जाता है। फिर लिख दो आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग और उसमें लिखो आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में लिखो यह सुपर इनेमल कॉपर वायर की बनाई जाती है। यह सुपर इनेमल कॉपर वायर की बनाई जाती है जिसे आर्मेचर कोर पर स्थापित किया जाता है। आर्मेचर कोर पर स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट लिखो यह वाइंडिंग स्लॉट्स में रहते हुए डीसी मशीनों में ईएमएफ का उत्पादन करती है। स्लॉट्स में रहते हुए ईएमएफ का उत्पादन करती है। फिर नेक्स्ट इनका प्रतिरोध निम्न 0 से 1 ओम। इनका प्रतिरोध निम्न 0 से 1 ओम होता है। चाहे कोई सी भी है, लैप है चाहे वेव है। अभी लैप वेव की बात तो हो ही नहीं रही। इनका प्रतिरोध निम्न 0 से 1 ओम होता है। ठीक है। आर्मेचर पर जो वाइंडिंग होगी उनका रेजिस्टेंस हमेशा कम होगा। और लिख दो इसे A1 A2 से प्रदर्शित किया जाता है। इसे A1 A2 से प्रदर्शित किया जाता है। पहले तो दोनों जो वाइंडिंग है आज पहले इन दोनों वाइंडिंग के मैं अंतर लिखवा देता हूं आपको। डिटेल से इनको कल पढ़ेंगे अपने, मतलब आने वाला कल सोमवार को। उसमें डिटेल में अपने लैप वाइंडिंग के अंदर कंडक्टर से शुरू करेंगे, चालक से। चालक क्या होता है, टर्न क्या होता है, पोल पिच क्या होती है, बैक पिच क्या होती है, फ्रंट एंड क्या होता है, रियर एंड क्या होता है,
समझ में आई बात? ये कौन सा अक्रिय भाग है, कौन सा सक्रिय भाग है? वाइंडिंग वाला पार्ट सभी बच्चे कहते हैं सर कमजोर है थोड़ा सा, तो ये दो चीज क्लियर हो जाएगी ना। वाइंडिंग के अंदर इससे बाहर प्रश्न नहीं जाता कभी भी, चाहे वो वाइंडिंग का चैप्टर होता है, लेकिन उसमें से प्रश्न किसके पूछे जाते हैं? लैप और वेव के प्रश्न पूछे जाते हैं, बाहर से प्रश्न नहीं आते। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, लैप जो वाइंडिंग होती है उसको यूज किया जाता है, और वेव वाइंडिंग जो उसको यूज किया जाता है उसका कारण क्या होता है? लैप वाइंडिंग यूज करते हैं अपने उच्च धारा और निम्न वोल्टता के लिए, उच्च धारा और निम्न वोल्टता के लिए। ठीक है, और वेव वाइंडिंग किसके लिए यूज करेंगे? उच्च वोल्टता निम्न धारा के लिए। ये किस लिए यूज करेंगे? अपने उच्च वोल्टता और निम्न धारा। लैप जो वाइंडिंग है इसमें कंडक्टर जो है वो किस में जुड़े होते हैं? पैरेलल में, इसलिए इसको बोला जाता है समांतर वाइंडिंग। क्या बोला जाता है? समांतर कुंडल या समांतर वाइंडिंग। इसमें सारे जो अपने पास कंडक्टर हैं वो किस में जुड़े होते हैं? सीरीज में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? श्रेणी कुंडल या श्रेणी वाइंडिंग। आगे बात समझ में? ये सारे चालक जो लगाएंगे ना अपने, वो उसमें सीरीज में जुड़ेंगे और इसमें पैरेलल में जुड़ेंगे। पैरेलल में जुड़ते हैं इसलिए समांतर जो पथ होते हैं धारा को जाने के लिए, उनकी संख्या किसके बराबर होती है? पोलों की संख्या के, पोलों की संख्या के बराबर। पोलों की संख्या का मतलब हो गया, समांतर पथों को किससे लिखा जाता है? ए से। ए बराबर पी, ए बराबर पी। पी क्या होता है अपने पास? पोलों की संख्या। ठीक है, ये सिंपल लैप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सिंपल लैप की। ठीक है, और अगर अपने पास में लैप चेंज हो जाएगा तो अपने प्लेक्स चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी ए बराबर पी इंटू प्लेक्स। पी इंटू क्या होता है? प्लेक्स। प्लेक्स का मतलब होता है सिंप्लेक्स है तो 1, डिप्लेक्स है तो 2, ट्रिप्लेक्स है तो 3, क्वाड्लेक्स है तो 4। तो यहां पर 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो समांतर पथों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, श्रेणी वाइंडिंग में अपने पास में ये चीज क्या होती है? इसमें जो समांतर पथ हैं, क्योंकि अपने पास में एक प्लस का चलता है और दूसरा माइनस का, तो इसमें समांतर जो पथ होते हैं उनकी संख्या सामान्यतः कितनी होती है? 2। यानी इसमें ए बराबर कितने होते हैं? 2। इंटू में क्या आ जाएगा? प्लेक्स। इंटू में क्या आ जाएगा? प्लेक्स। अगर सिंप्लेक्स है तो 2, डुप्लेक्स है तो 4, ट्रिप्लेक्स है तो 6 और क्वाड्लेक्स है तो 8। समझ में आ गई बात? ये समांतर पथों की संख्या इसके अंदर 2 रहती है, लेकिन कौन सी के लिए? सिंपल वेव के लिए, सॉरी, सिंपल वेव। अगर मान लो अपने पास में डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग है, तो यहां प्लेक्स की जगह कितना रखना है? 2। ये प्लेक्स दे दिया मैंने। ये अब लास्ट में आता है ड्यूप्लेक्स, मतलब 2 प्लेक्स। ट्रिप्लेक्स मतलब 3 प्लेक्स। क्वाड्प्लेक्स मतलब 4 प्लेक्स। और मल्टी है तो मल्टी का मतलब कुछ एन होता है, वो आप देख लेना। वो लेयर वाइंडिंग होती है। जैसे एक स्लॉट में अगर एक ही चालक है ना तो वो सिंप्लेक्स है, और एक स्लॉट में 2 चालक हैं तो वो ड्यूप्लेक्स है, और 3 चालक है तो ट्रिप्लेक्स है। अपने ना तो सिंप्लेक्स करते हैं ना डुप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स करते हैं, क्योंकि एक स्लॉट में बहुत सारे चालक लगा देते हैं अपने। ठीक है, वो आगे वाइंडिंग में आ जाएगा, टेंशन ना लो। उसके बाद में ये 3 तो है मुख्य पॉइंट सभी के। वृषों की संख्या, इसमें पोलों की संख्या के बराबर या वृषों की संख्या ली जाती है किससे? समांतर पथों से, क्योंकि बाहर तो ये लाइन है करंट को। इसमें वृषों की संख्या किसके बराबर है? ए बराबर बी वृष। और उसमें अपने पास में क्या है? ए बराबर बी, ये भी क्या होते हैं? वृष। ठीक है, जितने समांतर पथ उतने ही क्या हो जाएंगे? वृष हो जाएंगे। लैप जो वाइंडिंग होती है, ये कहां पर यूज करते हैं? अपने वेल्डिंग जनरेटर के अंदर, क्योंकि वहां पर अपने को करंट क्या चाहिए? ज्यादा। और वेव वाइंडिंग कहां यूज करते हैं? अपने जो विवाह शादियों में जनरेटर आते हैं ना, उनमें यूज करते हैं ये वेव वाइंडिंग। ठीक है, ये अंतर आप लिखो अभी, पहले मैं लिखवा देता हूं एक एक करके, आप दोनों तरफ लिख लो फटाफट, थोड़ा और डिटेल से लिखवा दूंगा। एक तरफ लिख दो लैप वाइंडिंग और दूसरी तरफ लिख दो वेव वाइंडिंग। एक तरफ लिख दो लैप वाइंडिंग और दूसरी तरफ लिख दो वेव वाइंडिंग। लिख दो, लैप में लिख देना उच्च धारा निम्न वोल्टता हेतु, उच्च धारा निम्न वोल्टता हेतु। यहीं से देख के लिखना तो यहीं से लिख दो।
इक्विलाइजर रिंग सिर्फ लेफ्ट वाइंडिंग में लगती है, वह में नहीं लगती। ये कम्यूटेशन, कम्यूटेशन समझते हो ना सारे। इक्विलाइजर रिंग होती है अनबैलेंस्ड करंट फ्लो होता है ना जो लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर, अनडिस्ट्रीब्यूशन के लक्षण। मतलब सीधी सी बात होगी, सभी चालकों में, सभी वाइंडिंग के अंदर करंट के बैलेंस को बनाए रखने के लिए इक्विलाइजर रिंग लगाते हैं। किसी में कम हो जाएगी तो किसी में ज्यादा हो जाएगी ना करंट, तो अनबैलेंस करंट फ्लो होना जाती है, जैसे अतिरिक्त धारा बनने लग जाती है वाइंडिंग के अंदर, उसको बनाए रखने के लिए इक्विलाइजर रिंग लगी होती है। ये कम्यूटेटर वाची लगी होती है। राइजर, डमी कोयल, इक्विलाइजर रिंग, कनेक्शन बता दूंगा। इक्विलाइजर के कनेक्शन भी, डैम्पिंग, हाँ जैसे डैम्पिंग करते हैं ना ऐसी मशीनों में अपने, वैसे अतिरिक्त वाइंडिंग ही होती है ये भी, एक प्रकार से कंडक्टर ही होते हैं ये। रिंग लगा देते हैं, कैसे लगाएंगे मैं बता दूं। डैम्पिंग तो होते हैं आर्मेचर में, वो तो उसमें होती है सिंक्रोनस मशीन में, हंटिंग को रोकने के लिए डैम्पर वाइंडिंग लगते हैं, ठीक है। डैम्पिंग होती है मीटरों के अंदर, वैसे अवमंदन बोलते हैं उसको। कम्यूटेशन का मतलब होता है स्पार्किंग, करंट के कारण कम्यूटेशन ज्यादा होता है, वो उसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, ठीक है। ये नोट कर लेना, आज इतना ही करवाएंगे। थैंक यू।